नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कृतिका का भाग 1 का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी के जो लेखक हैं वह हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनके लेखक परिचय को। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म सन 1917 में हुआ तथा इनकी मृत्यु सन 1978 में हुई। जगदीश चंद्र माथुर सुप्रसिद्ध नाटककार थे और सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। अर्थात इनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ? खुर्जा। और खुर्जा कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और इनकी जो शिक्षा है वह कहाँ से हुई? तो इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है वहाँ से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, यह बचपन से ही क्या है, नाटकों में रुचि होने के कारण इन्होंने क्या किया, स्कूल कॉलेज के जो सांस्कृतिक उत्सव होते थे उनके लिए नाट्य लेखन, निर्देशन करना, अभिनय करना ये करते थे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। और आगे चलकर की जो इनका शौक था, सृजन का मतलब होता है निर्माण, तो वही क्या है, शौक इनका क्या है, निर्माण में परिणत हो गया। मतलब ये क्या है, बहुत अच्छे राइटर बन गए। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। और जो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, इनके जो नाटक होते हैं उनमें क्या है, विविधता मतलब अनेक प्रकार की जो भूमिका है वो समाहित है। और ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ इन्होंने जो सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक हैं वह भी लिखे हैं। इनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। व्यंग प्रधान मतलब जहाँ पर व्यंग किया जाता है। तो ऐसी जो एकांकी वह क्या है, बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, ये सब क्या है, इनके नाटक हैं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये इनकी एकांकी संग्रह हैं। अब हम थोड़ा सा इसका क्या है, जो पाठ है उसके सार को समझते हैं कि इस एकांकी में आखिर बताया क्या गया है। तो इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। तो इस एकांकी में क्या किया है लेखक ने, समाज में स्त्रियों के प्रति जो व्याप्त रूढ़िवादिता मतलब जो परंपरागत चीज़ें होती हैं, वो जो मानसिकता होती है उस पर प्रहार किया है। और स्त्रियों की जो शिक्षा है उससे उत्पन्न होने वाले जो आत्मविश्वास और साहस को भी यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से उनकी शिक्षा समाज में होनी चाहिए। और लोग क्या है, उनकी शिक्षा को नहीं होने देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां सिर्फ घर के कार्यों के लिए ही होती हैं, बाहर के कार्य के लिए नहीं होती हैं, उनको पढ़ा लिखा कर हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार की जो रूढ़िवादिता है, जब वो लेखक ने इसको देखा तो उस पर क्या है, अपनी लेखनी से लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने ऐसे कुछ उदाहरण पुराणों से निकाले, धर्म ग्रंथों से निकाले, जिससे उन्होंने बताया कि नहीं, स्त्रियों की शिक्षा पहले भी थी और आज भी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पे। सबसे पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद ये दो पात्र हैं और दोनों पात्र क्या करते हैं, अपने समय की जो पुरानी बातें हैं वो बताते रहते कि हमारा ज़माना ऐसा था, हम ऐसा करते थे, ऐसा होता था। तो उसकी जो तुलना है वो वर्तमान समय से करते हैं। तो इस प्रकार की जो तुलना करना है वह कहाँ तक तर्कसंगत है, करनी चाहिए क्या? तो इसी के बारे में बताया है। तो इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन अर्थात बदलाव होता रहता है।
हर समय परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती हैं, हर ज़माने की अपनी स्थितियाँ होती हैं। ज़माना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। और उन्होंने बताया कि ज़माना बदलता है तो उस बदलते हुए ज़माने के साथ क्या है, कुछ कमियों के साथ साथ सुधार भी होता है। तो हमें क्या है, कभी भी अपने ज़माने को लेकर नहीं बैठना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। यहाँ पर क्या है, रामस्वरूप अपनी बेटी का विवाह करते हैं परंतु उसको क्या है, बहुत अच्छी ऊंची शिक्षा भी दिलवाते हैं। तो परंतु विवाह करते समय वो क्या करते हैं, इस बात को छुपा लेते हैं कि मेरी जो बेटी है वह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो यह इस समय इनकी जो विरोधाभास की जो स्थिति है वह उनकी व्यवस्था को, व्याकुलता को कैसे उजागर करती है, इसके बारे में बताना है। तो आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपर्युक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। मतलब वो क्या है, खुद पढ़े लिखे थे, अपनी बेटी को भी पढ़ाया था, परंतु अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो रूढ़िवादी लोग थे उनके दबाव के कारण क्या है, वह झुक गए। तो उनकी जो व्यवस्था है उसको ही यहाँ पर बताया है। प्रश्न नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अपनी बेटी की रिश्ता करने के लिए जो रामस्वरूप जी हैं वह उमा से किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं और यह व्यवहार उचित है, उचित क्यों नहीं है। मतलब तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर लेखक को ऐसा नहीं करना चाहिए और उमा से वह अपेक्षा करते हैं कि मतलब तुम कम पढ़े लिखे लड़के के सामने कम पढ़ा लिखा बन जाओ और सुंदर बन जाओ। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो लड़का लड़की का दर्जा है, स्थान है, वह क्या है, समान है, क्योंकि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं तथा आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही अपराध कर रहे हैं। किस प्रकार का अपराध कर रहे हैं, तो गोपाल प्रसाद विवाह के लिए क्या है, बिजनेस मानते हैं, मतलब दहेज वगैरह लेना देना, मतलब एक प्रकार का बिजनेस ही। व्यापार में हम क्या करते हैं, चीज़ों को देते हैं, पैसे को लेते हैं। और जो रामस्वरूप हैं वह अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं, मतलब इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसको कम शिक्षित बताते हैं। तो इन दोनों में मतलब दोनों ही अपराधी हैं और दोनों ही कैसे हैं, समान रूप से अपराधी हैं। तो हमें इसके ऊपर अपने विचार बताना है। तो मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। क्योंकि इतने पढ़ा लिखा होने के बाद यदि वो अपनी बेटी के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो ये गलत है। उनको तो ये करना चाहिए कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाकर कोई गलत चीज़ थोड़ी की है, हमने तो अच्छा किया। तो उन्हें क्या करना था, अपनी बेटी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना था।
और एक ऐसे स्वाभिमानी वर को खोजना था जो क्या है, उनके लायक हो, और उनको इस परिस्थिति में आकर समझौता नहीं करना चाहिए था। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? तो उमा गोपाल प्रसाद के विचारों से पहले से ही खिन्न थी, मतलब दुखी थी, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोधित कर दिया था, क्योंकि वो बार बार बिना गिने सवाल किए जा रहे थे। इस कारण से उसको क्या, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत कराना पड़ा। फिर उसने क्या किया, अपनी चुप्पी को, जो मौन थी, उसको छोड़ करके उसने जो राम प्रसाद हैं उनके पुत्र के विषय में जितनी भी जानकारी थी उसको बतानी पड़ी। जैसे नंबर 1, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। मतलब एक बार ऐसी घटना घटी, उसको मालूम थी लड़की को कि ये कैसा व्यक्ति है, चरित्रहीन है, और एक बार इसने क्या किया कि लड़कियों के हॉस्टल में पहुंच गया, और हॉस्टल में जाने के बाद जब वहाँ की वार्डन को पता चला तो उसके कारण से इसको क्या है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होना पड़ा। दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती है, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। तो दूसरी उसकी जो कमी थी उसको बताया कि तुम्हारा जो लड़का है वह क्या है, सही से स्वस्थ भी नहीं है, बीमार रहता है, सीधी तरह से बैठ भी नहीं पाता। तो ये एक कारण और बताया। तीसरा है कि शंकर अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। मतलब वो क्या, पिता की कमाई खाता है, पिता के ऊपर आश्रित है, उसका अपना कुछ स्वाभिमान नहीं है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मतलब हमारे समाज में कैसे लोग होने चाहिए? शंकर जैसे लड़के होने चाहिए या उमा जैसी लड़कियां होनी चाहिए? तो समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले, लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं, क्योंकि इतनी स्पष्टवादिता होगी, ऐसा व्यक्तित्व होगा तो ही क्या है, जो उच्च चरित्र वाली लड़कियां हैं वह ऐसे लड़कों को सबक सिखा सकती हैं, और उनका जो ढोंग है, दोहरापन है, उनका लोभीपना है, उन सबको बता सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हों। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं, मतलब कुछ करते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों का होना बेकार है, ऐसे लड़कों का होना बेकार है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं, बल्कि ऐसे हमारे समाज को क्या है, दिशाहीन ही बनाएंगे। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। जो एकांकी की भावना है, रीढ़ की हड्डी, तो इसको बताने के लिए जो ये शीर्षक है वह बिल्कुल सही है, उपयुक्त है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गड़ी मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, क्योंकि जब तक हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो हमारा शरीर भी कैसा है, मजबूत है। वहीं उसको सीधा करने में मदद करता है, उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं को बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या, शरीर
में जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनके बारे में बताया गया है। जब यह रीतियां या परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका हित करने लगें तो वे बेकार बन जाती हैं। यदि मान लो हमारी रीढ़ की हड्डी सही नहीं है तो हमारा शरीर भी क्या है, सही नहीं होगा। ऐसे ही जो समाज है, समाज में क्या है, अच्छी रीतियां नहीं होंगी, अच्छी परंपराएं नहीं होंगी, हितकारी बातें नहीं होंगी, तो हमारा जो समाज है वह कैसा विकृत समाज बन जाएगा। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है। बिना रीढ़ का मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसकी कोई खुद की पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, बिना रीढ़ का हो गया। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और ना ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। अगला प्रश्न है 8वां, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो कथा वस्तु के आधार में उमा मुख्य पात्र है क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती, मतलब आसपास घूमती है। भले ही पाठ में उसकी उपस्थिति थोड़े समय के लिए ही है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है उसका माध्यम उमा ही है। तो जो कथा वस्तु का आधार है यहाँ पर हम उमा को ही मान सकते हैं और कारण बताए कि जो पूरी कथा वस्तु वह क्या है, उमा के आसपास ही घूमती है और जो एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए वो उमा ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो एक का रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं, आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न हैं, परंतु एक मजबूत पिता हैं। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं और दूसरी तरफ बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाते हैं या छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था तथा कायरता झलकती है, दिखाई देती है। फिर है राम गोपाल। राम गोपाल निहायती चालाक, बड़े बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाली व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। तो यहाँ पर जो राम गोपाल जी का चरित्र है वह चालाकी युक्त, लोभी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी स्त्री और पुरुष में भेद करना आदि के रूप में बताया है। इसी कारण बस वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है कि वो कितने लोभी हैं। अगला है इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की इस दशा को या परिस्थिति को सुधारने व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ अंगुली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवरों या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब एक प्रकार की वस्तु ही समझते हैं, या तो जानवर समझते हैं या एक प्रकार की वस्तु समझते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते हैं। यह एकांकी औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। अगला प्रश्न है अंतिम, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1,
उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे हमारी सीता हैं, मीरा हैं। इस प्रकार से हम उनके जो चरित्र हैं, उनका जो स्वरूप है उसको बता सकते हैं। महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। नंबर 4, महिलाओं को अपनी इच्छानुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। नंबर 5, समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। नंबर 6, लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए हो इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।